नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ, छाती का सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से। आज हम हिसार में आए हैं, हरियाणा में। आज से हम यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं सीएमसी हॉस्पिटल में। ओपीडी सर्विसेज में हम पेशेंट्स को देखेंगे और उनको जो हमारी राय है छाती की सर्जरी के बारे में वो देंगे। बेसिकली आप सब जानना चाहते होंगे कि छाती की सर्जरी होती क्या है, बेसिकली क्यों ये इतना। आपने कोविड में देखा कि फेफड़ों में कई बीमारियां आईं जिसका इलाज जो है कुछ दवाइयों से किया गया, कुछ सर्जरी से किया गया। मैं दवाई से इलाज नहीं करता, मैं सर्जरी से इलाज करता हूं। सर्जरी के द्वारा हम लंग कैंसर की सर्जरी, एम्पाइमा जिसमें छाती में पस पड़ जाता है वैसी सर्जरी, ट्यूबरक्लोसिस की सर्जरी, एडवांस लंग कैंसर की सर्जरी, और अब अत्याधुनिक जो हमने एडिशन किया है वो है लंग ट्रांसप्लांट, जिसमें हम फेफड़े का प्रत्यारोपण करते हैं। ये सर्जरी जो थी पहले हिंदुस्तान में आज से 10 से 12 साल पहले बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं थी। 10 से 12 साल अब ये सर्जरी सारी आपके मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में अवेलेबल हैं। हमारी जो टीम है वो 7 कंसल्टेंट्स की हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम है छाती की सर्जरी करने, और हमारे जो नेतृत्व करते हैं वो डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जो प्रीवियस हेड हैं एम्स हॉस्पिटल के। उनके नेतृत्व में ये सारा काम होता है। अत्याधुनिक सर्जरी करते हैं हम, दूरबीन की सर्जरी जिसमें वैट्स जिसको कहा जाता है, छोटे छोटे छेदों से ये सर्जरी की जाती है। पहले ये पूरा ओपन करके खोल के की जाती थी। रोबोटिक सर्जरी की जाती है जिसमें रोबोट के द्वारा हम ये सारी सर्जरीज करते हैं। और अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद और पोल्यूशन की वजह से या एडवांस डिजीज़ की वजह से फेफड़े एकदम लोगों के ख़राब होते जा रहे हैं। तो प्रत्यारोपण की जो चीज़ थी जो हिंदुस्तान में बिल्कुल अनअवेलेबल था अब तक, वो हमने गुरुग्राम में की। और अभी तक हमने 2 सर्जरीज ऐसी कर ली हैं। दोनों ही पेशेंट्स को हमने 1 महीने के अंदर किया है और डिस्चार्ज किया है बिना ऑक्सीजन के, जो कि पहली बार इस देश में हुआ है कि किसी भी अस्पताल ने, किसी भी ग्रुप ने ये इतनी मुश्किल सर्जरी स्टार्ट की हो और पहले ही महीने में 2 पेशेंट्स को करके बिल्कुल ठीक कर दिया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो दोनों पेशेंट्स हैं हमारे, एक पंजाब से है और एक हरियाणा से है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है पंजाब और हरियाणा का हमें मेदांता में, इसकी वजह से ये सब कुछ सक्सेसफुल हो पा रहा है। हमारे जो सीएमडी हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, उनका भी बहुत ही रुझान है पंजाब और हरियाणा की तरफ कि यहाँ के पेशेंट्स, क्योंकि वो खुद एक पंजाबी हैं, तो इसलिए उनका हमेशा रहता है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के भाई बहनों को जो अत्याधुनिक इलाज है जो बाहर के देशों में अवेलेबल है, वैसा इलाज अब भारत में भी अवेलेबल हो। छाती के अंदर हर ऑर्गन जो है हार्ट को छोड़ के उसकी सर्जरी करते हैं। इसमें सांस की नली की सर्जरी आ जाती है जिसमें सांस की नली में सिकुड़न हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है। हम खाने की नली की सर्जरी करते हैं जिसमें खाने की नली के कैंसर की सर्जरी करते हैं। फेफड़ों की सर्जरी करते हैं जिसमें मैंने आपको लंग कैंसर, एम्पाइमा, एस्परजिलोमा, हिमोप्टिसिस, कई तरह की बीमारियां बताई। और इसके अलावा जो झिल्लियाँ होती हैं पेट और छाती के बीच में, जिसको डायफ्राम कहता है, उनकी सर्जरी करते हैं। ये हमारी प्रमुख हैं। जो आप समझिए यहाँ गले से लेके पेट के बीच में जितने अंग आते हैं हार्ट को छोड़ के, उन सब की सर्जरी हम अत्याधुनिक तरीकों से करते हैं। का नाम आते ही सोचते हैं कि बहुत ही महंगा है, बहुत ही वो है, लेकिन हमने कई तरह के पैकेजेस अब आम जनता के लिए, पहले तो वहाँ सब कार्ड्स चलते हैं जैसे ECHS, CGHS वगैरह। गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट पूरी तरह से वहाँ पे सक्षम है वहाँ पे इलाज कराने के लिए। इसके अलावा जो हमारी सर्जरीज है वो अत्याधुनिक दूरबीन की सर्जरी भी हम 3 से 3.5 लाख रुपए के अंदर पूरी की सर्जरी बिना मतलब उसमें आपको कुछ और एडिशन पे नहीं करना पड़ेगा के अंदर कर पाते हैं। क्या आयुष्मान कार्ड जो होता है वो जी, आयुष्मान कार्ड हमने कार्डिक सर्जरी के लिए अभी ऑन करवा दिया है अपने। चेस्ट सर्जरी हम उसमें अगले 3 से 4 महीने के अंदर डलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात जो है गवर्नमेंट के साथ चल रही है इस चीज़ पे। और सर जैसे कोरोना से जो इफेक्ट हुए थे जी। तो उनके लिए क्या कुछ टेस्ट्स जी करवा के बिल्कुल। और उसके बाद सर्जरी कराएंगे या कैसे क्या रहेगा? देखिए, जो कोविड ने हमें ये बताया कि पिछले जो 20 साल थे, 25 साल थे, वो हार्ट की डिजीज़ के थे। हर कोई सिर्फ दिल के बारे में बात करता था, लंग्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। पर कोविड ने हमें बताया कि जितने इम्पॉर्टेंट हमारे हार्ट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे फेफड़े भी हैं। क्योंकि आपने देखा कि कितने फेफड़ों के प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को ब्लैक फंगस हुआ, वाइट फंगस हुआ, कैसी कैसी चीज़ें हुई। अब इन लोगों की जो अब अच्छी बात यह है कि हमारे जो कोविड के मरीज़ थे अब वो काफ़ी इंप्रूव भी हो रहे हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ दवाइयाँ देके वो इंप्रूव हो रहे हैं। इन सारे पेशेंट्स के बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, और फिर प्लान किया जाता है कि क्या कोई दवाई देके ये ठीक हो जाएंगे या किसी और प्रकार की चीज़ की। कई जैसे कोविड के पेशेंट हैं जिनके फेफड़े कोविड की वजह से पूरे ख़त्म हो गए हैं, उनके प्रत्यारोपण का भी हम आगे सोच रहे हैं।
सर हिसार में कब से शुरू हो गई ये सेवाएं आपकी? जी, अभी हमने फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट की हैं सीएमसी हॉस्पिटल डॉक्टर साहिल के साथ मिलके। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे देखिए ये बहुत ही अत्याधुनिक सर्जरी हैं, इनमें जो रोबोट वगैरह यूज़ होता है वो बहुत ही एडवांस्ड चीज़ें हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में हम ये सर्जिकल सर्विसेज भी आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर ये बताएं कि जो एक B7 एक चाइना में काफी फैला हुआ जी, है, तो जी। ये फेफड़ों में कितना जी, मतलब प्रभाव देखिए डालता है, कैसे देखिए इसका? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोविड जो है अब दुनिया से जाने के लिए नहीं है, वो यहाँ रहने के लिए आ गया है, ठीक है? सो इसके कई वेरिएंट्स आते जाएँगे, आपने पहले सुना कि इनिशियल वेरिएंट डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया, अब ये BF7 आया। ये वायरस राक्षस की तरह अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो आपको ये देखना है कि वायरस वहीं रहेगा, हमें क्या करना है इस वायरस से लड़ने के लिए? तो इस वायरस से लड़ने का 2 ही तरीके हैं। एक तो जब-जब गवर्नमेंट बूस्टर डोज़ को एडवाइस करती है, आजकल नेज़ल बूस्टर भी स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो लीजिए। जो-जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या सॉरी 18 साल प्लस के जो काम करने वाले, बाहर निकलने वाले, उनको ये बूस्टर इमीडिएटली लेना चाहिए जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए। मास्क पहनना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोकेशंस में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन, जैसे हम और आप बैठे हैं डिस्टेंस मेंटेन करके ऐसे बैठना, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अब हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना ही पड़ेगा। सर जो ये फेफड़े का जो इसकी कहाँ ट्रांसप्लांटेशन मतलब आप कितनी तो पोस्ट आती कहाँ से लाए जाते हैं? जी, बेसिकली जो ये ट्रांसप्लांटेशन या फेफड़ा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है, ये बहुत ही अत्याधुनिक और बहुत एडवांस्ड है। इसमें हम जो फेफड़े लेते हैं वो डेड डोनर से लेते हैं, जो ब्रेन डेड डोनर होते हैं, जिसका किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है या ब्रेन बंद हो जाता है पर हार्ट चलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट से ये लिया जाता है, उनकी फैमिली से कंसेंट ली जाती है, फिर ये फेफड़े हम उनके अंदर से निकालते हैं और जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है उस पेशेंट को ये लगाते हैं। बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है वो 30 से 35 लाख रुपए के बीच में आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस सर्जरी है। इसमें एक्मो मशीन का इस्तेमाल होता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है 48 से 72 घंटे के बीच में, और उसके बाद ये पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता 21 दिन के अंदर नॉर्मलाइज हो जाता है और अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। जो हमारे दोनों पेशेंट जो हमने किए हैं 21 दिन हमने अस्पताल में रखे, और दोनों पेशेंट बिना ऑक्सीजन के अब अपने घर पे हैं। आपने सर्जरी के तमाम सर्जरी के बारे में बताया कि फेफड़े व्यक्ति के खराब ना हो तो क्या एहतियात बरते जी, हमारे बहुत जो अच्छा दर्शक सवाल हैं? पूछा सर आपने। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े ख़राब ना हो, तो पहले तो जिस तरह कोविड से बचने के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते थे, डिस्टेंस का फॉलो करते थे, मास्क लगाते थे। दो चीज़ें हैं जो फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं आजकल के ज़माने में, धूल और धुआं। इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पे धूल और धुआं है, उसमें आपको सरकार की मदद करके या कुछ अपने प्रयोजन करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको किसी बहुत ही धूल या धुएँ वाली जगह पे जाना चाहिए तो वहाँ मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। कुछ ना कुछ छाती का व्यायाम आपको करना चाहिए, चाहे आप अनुलोम-विलोम करिए, चाहे प्राणायाम करिए, चाहे लंबा साँस खींच के साँस रोकने की एक्सरसाइज़ेज़ ही करिए। बट आपको अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। सर देश भर में कितने लोग साल भर में प्रभावित होते हैं मतलब इस एक रोग से? एक अनुमान के हिसाब से हिंदुस्तान की 1/3 जनता को कुछ ना कुछ फेफड़े की प्रॉब्लम हर वक्त लगी रहती है। आप आजकल देखते हैं, आप लोगों को भी हुआ होगा, जैसे ही सीज़न चेंज होता है ये ज़ुकाम, गला ख़राब होना, बलगम आना, ऐसी चीज़ें। तो इसको भी मैं एक तरीके का पोल्यूशन या एक तरीके की वायरल लोड या वायरल डिजीज़ ही कहूँगा। ऐसे देखा जाता है कि 1/3 जो हिंदुस्तान की जनता है वो एक वक्त के ऊपर फेफड़े की प्रॉब्लम से, छाती की प्रॉब्लम से ग्रस्त रहती है। तो ये सर बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करता है, युवाओं को करता है? दो लोगों को, दो एज ग्रुप्स हैं जिसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है, एक छोटे बच्चों को और एक बुजुर्गों को। बीमारियां बढ़ गई है ज्यादा? बिल्कुल, फेफड़ों की बीमारियां जो हैं पहले भी ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले कम थी, बट कोविड के आने से एक और चीज़ ऐड हो गई है जिसको वायरल निमोनियाज और वायरल डिजीज़, लंग डिजीज़ कहते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कोविड के टाइम पे ब्लैक फंगस की बीमारी, ये पहले भी हुआ करती थी पर बहुत कम लोगों को होती थी। कोविड के बाद ये बढ़ गई है, फंगल डिजीज़ बढ़ गई है। एक चीज़ कोविड ने और की, जो अच्छा किया शायद, कि बहुत सारे लोगों के सीटीज़ हुए जब कोविड चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि कई बीमारियां जो लोगों को थी, जो कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, वो हम डॉक्टर पकड़ पाए और उनका अच्छा इलाज हुआ।
अगर कोई इस तरह की डिजीज है तो उसके टेस्ट वगैरह करवाने की क्या सलाह है? जी, देखिए अगर आपको सबसे पहले हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे खांसी ही आ रही होती है, लोग उसको महीना-महीना इग्नोर करते रहते हैं। पहली एडवाइस मैं ये दूँगा, अगर आपको खांसी आ रही है, बलगम में खून आ रहा है, साँस चढ़ने की बीमारी हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, इमीडिएटली अपने आस-पास के अच्छे अस्पताल में जाइए, वहाँ के पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाइए, चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए, जो वो टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे पीएफटी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, वो कराइए और उसके अकॉर्डिंग जो भी वो ट्रीटमेंट बोलते हैं कि आपका दवाइयों का ट्रीटमेंट होगा तो दवाइयाँ, और अगर वो सर्जरी के लिए बोलते हैं तो आप सर्जरी करवाइए। ऐसा मत डरिए कि आप सर्जरी करवाएंगे तो शायद बच ही ना पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में अब ऐसी अत्याधुनिक तरीके की सर्जरी बहुत आराम से हो रही है। सर जैसे फेफड़ों का जो इलाज किया जाता है उस दौरान क्या फेफड़े को काट दिया जाता है, कैसे जी, होता है? जैसे अलग अलग तरीके के तरह, जिस तरह अगर किसी को लंग कैंसर हुआ है तो फेफड़े का वो भाग जिसमें लंग कैंसर हुआ होता है उसको पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा एक फेफड़ा खराब हो जाता है, न्यूमेनेक्टमी नाम की सर्जरी करके उस फेफड़े को निकाल दिया जाता है, तब भी आदमी सर्वाइव कर जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फेफड़ा बिल्कुल ही खराब हो जाए, एंड स्टेज पे आ जाए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो फिर फेफड़ा प्रत्यारोपण की जो चीज़ है उसको सामने लाया जाता है और पेशेंट को ऑफर किया जाता है। सर जन जागरूकता के लिए अंतिम सवाल कि क्या आप लोगों को संदेश देना देखिए, आप ये समझ के चलिए कि अगले 20 साल जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेफड़े की डिजीज़ेज़ के होंगे। तो अपने फेफड़े के लिए आप, जो मैंने एक्सरसाइजेज़ बताई, जो अच्छा खान-पान का बात की, जो हाइड्रेशन की बात की, वो रखिए। अपने आप को जो बाहरी बीमारियां हैं, वायरल डिजीज़, उनसे बचाने की कोशिश कीजिए। जो सरकार आपके लिए बूस्टर डोजेज़, वैक्सीनेशन वगैरह देती हैं, उसको लीजिए। और लास्ट चीज़ कि एटलीस्ट कोई भी आपको सिम्टम होता है, इमीडिएटली अपने आसपास के किसी अच्छे फिजिशियन, अच्छे चेस्ट फिजिशियन या सर्जन के पास जाके उसको चेक करवाइए। किस चीज़ की? एक्मो की बात करें तो। एक्मो एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल तरह का मशीन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जब आपके फेफड़े का क्या काम है बेसिकली, उसका काम है आपके शरीर को ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो यही काम हम जब खून के ज़रिए से बाहर की मशीन के थ्रू करते हैं, इसको एक्मो कहते हैं। फेफड़े को पहले बचाने के लिए वेंटिलेटर लगाया जाता है कि बाहर से आप ऑक्सीजन देते जाओ। जब ऐसा लगता है कि अब ये पेशेंट वेंटिलेटर से भी ठीक नहीं होगा, तो उसको एक्मो मशीन पर डाला जाता है। एक्मो मशीन क्या करती है कि हमारा जो फेफड़े का काम है वो ले लेती है और फेफड़े को थोड़ा रेस्ट मिलता है, जिसमें उसमें सुधार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है फेफड़े की डिजीज़ का। थैंक यू डॉक्टर।